हेलो मेरे मित्र, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी और आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आशा करता हूं कि आप लोग का पढ़ाई लिखाई अच्छा से चल ही रही होगी और ये लास्ट रिवीजन क्लास चल रहा है आपका। पर डे एक टॉपिक आपको क्लियर कराया जा रहा है, तो हम आशा करते हैं कि वीडियो को आप जरूर देखकर अपना टॉपिक को क्लियर कर रहे होंगे। सो दोस्त, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे मित्र, ये आपदा का इकाई 2 है, यानी दूसरा भाग है। ठीक है, ये दूसरा लेसन है जिसमें बाढ़ और सुखाड़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कई सारे वीडियो को, यानी कि ये जो ज्योग्राफी का आपका किताब है, ये ज्योग्राफी का किताब अब खत्म होने को आया है और इसमें ये आपका दूसरा है। 3 टॉपिक और बचेगा जो कि अगले दिन एक एक करके उसे कवर करा दिया जाएगा। और दोस्तों, इससे पहले के अगर टॉपिक को आप नहीं देखे हैं तो उस टॉपिक को अगर आप देखना चाहेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे दे सकते हैं। या फिर अगर इसका पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम राम बाबू 124 पे आप जुड़ करके टेलीग्राम से आप पीडीएफ को ले सकते हैं। तो दोस्त, इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सभी ऐसे पीडीएफ में दिया गया है। सो चलिए दोस्त, अब बहुत हो गया बातें, अब थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन को आपका ले लेते हैं। आपका पहला प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो आप ही बताइए मेरे मित्र, नदियां हो या फिर जो भी हो, नदी में बाढ़ आने का क्या कारण है? मतलब कहीं भी बाढ़ आने का क्या कारण है, इसे कह सकते हैं। तो नदी में जो बाढ़ आती है, या फिर हमारे गांव में, या फिर कहीं भी गांव, शहर या मोहल्ला, कहीं भी आप मान लीजिए वहां पे बाढ़ आती है, इसका मतलब यही ना है कि पानी आ गया, पानी आ गया, भागो भागो भागो। तब क्या कहेंगे? जल का स्तर बढ़ जाना। जब जल के स्तर बढ़ जाता है तो आपको बाढ़ आता है। और इससे पहले के अगर टॉपिक आप नहीं देखे हैं आपदा प्रबंधन का, तो उसे देखेंगे तो आपदा के प्रकार, आपदा कितने प्रकार की होती है, या फिर कौन सी आपदा का क्या कारण है, उसे रोकाव क्या हो सकती है, उस सभी को मैंने बताया इसकी पिछली वीडियो में, और इसका लिंक भी इसमें दिया हुआ है, उसे भी आप जरूर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, फटाफट आप करेंगे। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है? तो आपको तो पता है मेरे मित्र की बिहार का जो उत्तर बिहार वाला क्षेत्र है वो बाढ़ ग्रसित है, और दक्षिण बिहार जो है वो सूखा ग्रसित है। ठीक है, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है? तो गया है। बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन है? तो गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का सूख कहा जाता है? तो प्यारे मित्र, आप बता सकते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्रकार की क्या है दोस्त? ये प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित आपदा है? तो ये आप कहेंगे कि बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा जो है वो प्राकृतिक आपदा है या फिर मानव जनित आपदा है या सामान्य आपदा है? तो सूखा जो है प्राकृतिक आपदा हो जाएगी, ऑप्शन क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखे की स्थिति आने का मुख्य कारण क्या है मेरे मित्र? तो सूखे तब आती है, ये कह के नहीं आती है, ये अचानक होती है। जब मतलब धीरे धीरे होता क्या है कि बारिश नहीं होती है जहाँ पे, तो वहां पे उस क्षेत्र को हम सूखाग्रस्त घोषित कर देते हैं, तो ये अचानक आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है? तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है? वर्षा की कमी। अब ये आप मत कहिएगा कि मतलब बहुत समय से वहां पे पानी नहीं आ रही है, तो यहाँ पे वर्षा की कमी कहेंगे। पानी नहीं आने का मतलब है कि अगर वहां पे वर्षा नहीं आती है तो उसे हम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हैं। नहर से, नाली से, अगर आप नदी से आप पटाते हैं या सिंचाई करते हैं तो वो मान्य नहीं होता है। यहाँ पे वर्षा की कमी के कारण सूखा ग्रसित क्षेत्र बोला जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे मित्र, इसमें कहा रहा है कि सूखा से बचाव का मुख्य तरीका क्या है? तो मेरे भाई, सूखा से बचाव का मुख्य तरीका है और सबसे आसान तरीका है जल का संग्रहण करना। वो जल को बचाएं और सूखा से बचें। जैसे अगर सूखा हो रहा है तो उस एरिया वाले क्षेत्र में आप पानी को कैसे बचा सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करें। चलिए मेरे मित्र,
इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम फटाफट चलते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट देते हुए ही चलेंगे, ये नहीं है कि जल्दी जल्दी भाग जाएंगे। तो बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करें, ये सभी कारणों को एक एक करके अब हम आंसर के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। तो मेरे मित्र यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है। तो देखिए दोस्त, बाढ़ कैसे आती है इसे स्पष्ट करें। तो बाढ़ जो है इसका आने का मुख्य कारण क्या है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसा कलर जो दिखाई दे। मौसम, ये मौसम है जो कि आपका मानसून लिखा गया है। यहाँ पे मानसून की अनिश्चितता, यहाँ पे मानसून लिखेगा, मानसून यहाँ पे शुरू होगा। मानसून की अनिश्चितता के कारण बाढ़ आती है, मतलब मानसून जो है वहाँ पे नहीं आती है, बारिश नहीं कराती है, जिसके कारण से वहाँ पे अनिश्चितता के कारण बाढ़ आ जाती है। अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी फ्लो होगा, आ जाएगा, बारिश हो जाएगी। ठीक है, भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार जल के देवता इंद्र को माना जाता है, जिनका क्रोधित होने से अनावृष्टि होती है और बाढ़ आती है, किंतु वर्तमान में मानवीय कारण माना जाने लगा है। जैसे जैसे बाढ़ को रोकने के लिए बांध और तटबंध बनाए जाते हैं, जब जल का स्तर बढ़ जाता है तो बांध और तटबंध टूट जाते हैं, जिसे बाढ़ कहते हैं। यहाँ पे इसे शॉर्ट में आंसर को समझने का प्रयास करेंगे मेरे मित्र, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। बाढ़ आने का यही कारण है कि हम समय से नदियों की सफाई नहीं करते, नदी भर जाती है। दूसरा कारण है, पहला यह कारण हुआ। दूसरा कारण यह हुआ मेरे मित्र की जब गांव में बाढ़ आती है तो इसका मुख्य कारण यह माना जाता है कि गांव की जो भी नदी नाला है वो भर गया होता है, कुआं भर गया होता है, तालाब भर गया होता है, पोखर भर गया होता है, उसकी सफाई नहीं करते हैं, या फिर गांव से जल निकासी का कोई भी नाला नहीं है, जिसके कारण से पानी जमाव या फिर तुरंत पानी निकल जाए इसका कोई भी प्रबंध नहीं होता है, जिसके कारण उस एरिया में, उस क्षेत्र में बाढ़ आता है। तो दोस्त, ये बाढ़ क्यों आती है, ये कारण हुआ। 2 नंबर में बाढ़ होने वाली हानियां की चर्चा करें। तो जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे दोस्त कि बाढ़ होने से क्या क्या हानि हो सकती है, ये आप अच्छी तरीका से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको और अच्छे तरीका से समझा दें। बाढ़ आने की अनेक हानियां होती है, जिसमें अधिक जनसंख्या प्रभावित होती है, महामारी फैलना, मकानों का गिरना, फसलों की बर्बादी इत्यादि इसमें शामिल है। बाढ़ आने से इसमें जन मन की क्षति होती है, बहुत ज्यादा क्षति हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसे ध्यान से देखेंगे मेरे मित्र। बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखे। तो बाढ़ से जो भी आपको जिस जिस कारण से मैंने आपको हानि हो सकती है, जो जो चीजें आप बताए हैं, आपको बताए हैं इससे पहले कि 1 नंबर क्वेश्चन में, वही में यहाँ प्रबंध कर लीजिए, आपके यहाँ बाढ़ नहीं आएगी। यानी कुल मिला के अगर हम कहें तो आपके गांव में जो भी नाली है, तालाब है, पोखर है, कुआं है या फिर नहर है या उसके पास की नदी है, उस नदी को अपने एरिया से काफी दूर तक उसको मतलब उसे गहरा बना दे, मतलब पानी वहां पे रुक ना पाए, वहां से पानी निकल जाए, उसकी साफ सफाई करा दे। और ये नहीं बल्कि जहां से पानी निकलती है वहां पे उसको रोके नहीं। दूसरी बात यह है कि जो भी आपके आसपास में नदी है, नहर है, उसमें आप डैम जरूर बनाएं कि पानी अगर ज्यादा आ गया तो उसे आप खोल दे, छोड़ दे, और पानी अगर कम है तो उसे भी रोक ले ताकि अपना सिंचाई का कार्य कर सके। तो चलिए दोस्त, ये मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया, और जिस पे संबंधित जो भी आपने सुना है इस आधार पे आप क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेंगे, पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने भी कॉपी चेक किया हुआ है, तो मैं देखता हूं कि बच्चा के पास क्या नॉलेज है मेरे मित्र, और उस नॉलेज के हिसाब से जो लिखा होता है उसके हिसाब से मैं नंबर आपको देता हूं, मतलब उस बच्चा को मैंने दिया है। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे देखिए, बाढ़ की विनाशशीलता, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है बाढ़ की विनाश लीला। विनाश लीला का मतलब ये होता है कि कैसे विनाश करता है, उसकी क्या लीला है, जैसे कृष्ण लीला होता है वही। बाढ़ की विनाश लीला को रोकने के लिए बाढ़ और तटबंधन का निर्माण करना जरूरी होता है, लेकिन इससे कुछ खामियां
के चलते इस प्रबंधन पर प्रश्न चिन्ह लगा है। इसके लिए वर्तमान समय में विश्व के कई देशों ने नदियों पर बांध न बना करके कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया है तथा जल की निकासी इस प्रक्रिया से होने की प्रबंधन होता भी है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न न हो, बाढ़ से सुरक्षित सुरक्षा किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके, सावधानी किया जा सके। अब देखिए, इससे जो भी सावधानी है मैंने इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण किया जाना चाहिए। रासायनिक मिश्रण कच्चे मालों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बाढ़ के बावजूद मकान की बर्बादी न हो, न ढहे, न गिरे। जिसमें मान लीजिए जिसे पिलर लगा के मकान बनाना, बीम डाल के मकान डालाना, गहरे बीम बनाना, मतलब भूमि के नीचे ज्यादा गहरा तक बीम डालना ताकि मजबूती मिल सके उस घर को। पहले के जो घर होते थे उसमें कोई भी बीम नहीं होता था, ऐसे डायरेक्टली वो क्या होता था कि जोड़ते गए 10 इंची 12 इंची का दीवार, 15 इंची का, और दीवार पे छत हो जाता था। लेकिन आज के समय में बीम डाला जा रहा है जिससे उसको मतलब खंबा समझ सकते हैं, तो खंबा क्या करता है, उससे गिरने से रोकता है। ठीक है, आम लोगों को यह सलाह देना चाहिए कि मकान का निर्माण पुनः नदी के किनारे तथा नदी के संकरी ढालों पर नहीं करना चाहिए। अब ये समझ लीजिए कि बैल मरखा है, अब उसके पास हमको जाने की क्या जरूरत है, आ बैल मुझे मार, वो कहानी हो जाएगा, जानबूझ के गलती करना। तो बाढ़ वाले क्षेत्र में आप नहीं बसे, नदियों के मकान से उसे दूर रहे, 250 मीटर की दूरी पर है, मतलब उसके करीब न रहे, क्योंकि एक नदी जो है लगभग 500 मीटर तक वो उसका पानी फ्लो हो सकता है, बह सकता है, तो उससे जितना दूर रहेंगे वो हमारे लिए सही होगा। लेकिन नदी के जो पास वाले क्षेत्र है, उस नदी के पास वाले क्षेत्र में मिट्टी उर्वरता शक्ति ज्यादा होती है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति ज्यादा होती है, वहां पे फसल उगाए, वहां पे गांव नहीं, वहां पे फसल उगाए। ये नहीं कि उसे कुछ नहीं होगा, वहां पे फसल होगा, अच्छे किस्म के फसल होंगे। इसलिए नदी का तत्कालिक व्यवस्था होना चाहिए। इस कार्य में पंचायत द्वारा बाढ़ के पूर्व पंपी सेट की व्यवस्था भी करनी चाहिए। समझौता आधारित मकान होने चाहिए। स्तंभ मतलब पिलर, यहाँ पे पिलर लिखा भी है, मकान होने चाहिए। स्तंभ की गहराई भी काफी होनी चाहिए। जो भी बात मैंने आपको पहले बता दिया वही बात इसमें इस टॉपिक में लिखा हुआ है। ठीक है, सो दोस्त, ये 3 नंबर आपका प्रश्न खत्म हो गया। अब 4 नंबर की तरफ हम बढ़ गए हैं। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। तो मेरे मित्र, बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या उपाय होगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। बाढ़ नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से 2 तरह के उपाय बनाए गए हैं, जिसमें पहला वैकल्पिक प्रबंधन और दूसरा जो है पूर्व सूचना प्रबंधन। जैसे कि मान लीजिए अगर अभी बाढ़ आ गया तो आप कैसे बचेंगे, तो उसे जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसे तुरंत फोर्स को भेजे और बाढ़ से राहत वाले, जैसे कि पानी में तैरने वाले लोगों को, पानी में चलने वाले जहाज को, या फिर जो भी है, तुरंत उसे खाना पानी मुहैया कराए, उसे निकाले, उस आदमी को बाढ़ से चपेट से बचाए। ये सभी व्यवस्था तुरंत करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात है कि भविष्य में कभी अगर ऐसा हो घटना, तो उससे बचने के लिए ये सभी व्यवस्था पहले से ही रखी होनी भी चाहिए, और बाढ़ ना आए उसका पहले से प्रबंध करें। बाढ़ नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से 2 तरह के प्रावधान किया गया है, ये मैंने आपको बताया। पहला प्रबंधन क्या है, वैकल्पिक प्रबंध के रूप में आप देखेंगे। वैकल्पिक प्रबंध में परिस्थिति के अनुरूप टिकाऊ प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है। इसमें भवनों का निर्माण, मकान का निर्माण, नदी से दूर मकान की दीवार, सीमेंट, कंक्रीट और स्तंभकार निर्माण काफी अच्छी बताई गई है। ठीक है, जिससे क्या होता है ना, काफी गहरा हो वहां पे, उसके वजह से जो होता है वहां पे वैसे अगर भवन को बनाया जाए, गहरा उसका पिलर लगाया जाए, तो वो भवन क्या होता है, नहीं गिरता है, वहां पे रहता है। और नदी जो है, नदी से लगभग कम से कम 250 मीटर या 300 मीटर 500 मीटर की दूरी पे ही मकान रहे तो ज्यादा बेटर होता है। आजकल तो नदी के किनारे शहर बस रहे हैं, गांव बस रहे हैं,
क्यों बस रहे हैं? क्योंकि नदी से नदी से कई सारे फायदे भी है और नुकसान भी है। तो ये सभी कारण है। दूसरा कारण को हम देख लेते हैं। आपका दूसरा कारण है पूर्व सूचना प्रबंधन। इसमें सुदूर संवेदना सूचना निश्चित रूप से एकत्रित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एकत्रित करना चाहिए सूचना को, ताकि जो है कि बाढ़ या फिर किसी भी प्रकार से मानवीय क्षति करने वाला घटना आती है उससे निपटा जा सके। ठीक है। सूचना पर विद्यालय बंद होनी चाहिए और स्थानीय अस्पताल में डॉक्टर और दवाई के साथ में उपलब्ध होने चाहिए। ये नहीं कि जी विद्यालय बंद है तो हॉस्पिटल भी बंद रहे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में लोगों को तैराकी का प्रशिक्षण देना चाहिए। गांव के लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए। विद्यालय और पंचायतों में स्विमिंग जैकेट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। टीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। डीटीटी का छिड़काव यानी कि जिसे कीटनाशक दवाई ये सब है, तो ब्लीचिंग पाउडर का उसमें आता है, पाउडर का छिड़काव होना चाहिए। इससे जो भी मृत जानवर का शव आ गया हो या फिर उसमें समझ कीड़े मकोड़े आ गए हो, वायरस फैल सकता है, वो उसे बचा जा सके। ठीक है। छिड़काव और मृत जानवरों को शीघ्र हटाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिसमें बीमारी से बचा जा सकता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्था आपसी मतभेद भुला करके गांव के ऊंचे भवनों में एकत्रित होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने उससे झगड़ा किया है तो उसे नहीं बोलेंगे, ये सभी नहीं होना चाहिए। महामारी फैलने पर जल नमक चीनी का घोल तथा भोजन और कपड़े की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्त ये हुआ कि मान लीजिए कि बाढ़ पानी तो फैल के बाढ़ आकर के चली गई, लेकिन बाढ़ के जैसे जैसे बाद होता है तो उसमें महामारी फैलती है, बीमारी आ जाती है। ये बीमारी तभी होती है जो भी नदी पानी के माध्यम से आया है, मतलब जल बाढ़ आया है, उसमें जाहिर सी बात है कि कई सारे जीव जंतु मरे होंगे। तो उस मरे हुए मलबे से, मृत शरीर से कई सारी भयानक बैक्टीरियाएं उत्पन्न होती है जो गांव में फैल जाती है, लोगों को नुकसान पहुंचाती है। ये नुकसान न पहुंचाए इसलिए वहां पे डीडीटी का छिड़काव, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए ताकि उनके वायरस मर जाए, नहीं आए। ठीक है। तो ये रहा आपका 4 नंबर क्वेश्चन। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। और मेरे मित्र यहाँ पे देखिए, अभी दीर्घ उत्तरीय नहीं है मेरे भाई, 7 क्वेश्चन था ना, 7 क्वेश्चन था। हाँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम आ चुके हैं। इसे देखते हैं। सूखे की स्थिति को परिभाषित कीजिए। तो देखिए दोस्त, वर्षा की अत्यधिक कमी के कारण जो समस्या उत्पन्न होती है उसे ही तो सूखा कहते हैं। आप ऐसे लिख ही सकते हैं। इससे आम लोगों में क्या होती है? आम लोग के सामने 3 बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, मतलब कई सारे समस्या है, जिसमें से सबसे बड़ी समस्या ये है कि फल लगाने में खाद्यान्न की कमी, मतलब उसमें जो खाद्यान्न नहीं होता, मतलब बीज नहीं होता है, पेयजल की कमी हो जाती है, मवेशियों के लिए चारे की कमी हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जब खाद्यान्न यहाँ पे फसल न लगने से खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। खाद्यान्न की कमी का मतलब ये हुआ, बीज की कमी नहीं हुआ मेरे प्यारे मित्र। हाँ, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। अन्न यानी कि धान चावल आप खाएंगे कि नहीं, वो कमी हो जाएगी ना। जब सूखा पड़ेगा तो वो आपको मिलेगा नहीं? मिलेगा। कहाँ से आएगा? खरीद के आएगा। अरे कमाल की बात है, अगर वो होगा ही नहीं तो आप खरीदिएगा कहाँ से? आप ही बताइए। कुछ भी आप लोग समझ रहे हैं। आप कहीं से भी खरीदिए, अगर सूखा पड़ गया तो कहाँ से खरीदिएगा? वहां पे भी नहीं होगा तो कहीं से खरीद लेंगे। अरे कहीं से वहां पे सूखा हो गया तो ऐसा नहीं है मेरे भाई मेरे मित्र कि सूखा होने से क्या होता है कि खाद्यान्न की कमी होती है। वहां पे जो उपज रहा था पहले, अब नहीं होगा। और पेयजल की कमी हो जाएगी क्योंकि पानी ही नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है कि जो मवेशी को चारा मिलती है, घास भूसा, वो नहीं मिलेगा। जानवर भी वहां पे मरने लगेंगे भूखे। ये सभी समस्याएं होती है। 6 नंबर आपका क्वेश्चन अब देखिए मेरे मित्र। सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। तो इसके लिए क्या क्या कारण है? वर्षा का न होना सुखाड़ का कारण है और ये सबसे प्रमुख कारण है।
ठीक है। सुखाड़ का जिम्मेवार कारक यही है कि वर्षा का ना होना, बस, और कुछ नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है प्यारे मित्र, 7 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा। 7 नंबर आपका है, सुखाड़ से बचाव के तरीके का वर्णन करें। जैसा कि आप सूखा के बारे में आप समझ गए हैं कि वर्षा की कमी के कारण क्या होता है, सूखा होता है। तो सूखा को अब बचा के सूखे से आप बच कैसे सकते हैं, इसका प्रबंधन आपको करना कितना जरूरी है, ये चीज जानिए। जो भी जल होता है, जब भी बारिश होती है उसके पानी को भूमि के अंदर आप ढकेले, पर्यावरण को स्वच्छ रखें, पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा में लगाएं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को वो सोख सके, टेम्परेचर को नॉर्मल रख सके इत्यादि। अब चलिए इसे हम ऐसे समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन के आंसर के रूप में। सुखाड़ जैसी आपदा के प्रबंधन हेतु 2 प्रकार की परियोजना आवश्यक है, ये दीर्घकालीन और एक लघुकालीन। अब दीर्घकालीन के अंतर्गत देखिए क्या क्या होती है। इसके अंतर्गत नहर, तालाब, कुआं, पाइपलाइन, आहार के विकास की जरूरत होती है। नहर के माध्यम से जलाशयों में जल लाया जा सकता है। कोसी कमांड क्षेत्र, गंडक कमांड क्षेत्र तथा चंदन किउल बरुआ कमांड क्षेत्र। सुखाड़ के समय नहर प्रबंधन के द्वारा प्राकृतिक आपदा को कम करने का प्रयास किया जाता है। तालाब बनाने का मूल उद्देश्य जल संग्रह है। कुआं से भूमिगत जल का उपयोग भी किया जाता है। मतलब जब भी सूखा हो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि जो भी पानी हम इकट्ठा किए हैं उन पानी का यूज हम कर सकते हैं। नदी में भी पानी कमी हो जाती है। यहाँ तक कि तो जमुना नदी की पानी पूरा क्या नाम है, दिल्ली पी जाता है। बताइए, जो कि जमुना नदी को कितना गंदा नदी बोला जाता है। मतलब भारत की सबसे गंदी नदी अगर कोई है तो जमुना नदी है, और उस जमुना नदी के पानी को पूरा दिल्ली पी जाता है। आप सोचिए, यानी वहां पे क्या है, सूखा जैसे क्षेत्र बना रहता है गर्मी के दिनों में। ठीक है, तो आप सूखा के बचाव के तरीका समझ गए हैं कि नदी के पानी हो, कुआं के पानी हो, तालाब के पानी को हो या फिर वर्षा के पानी हो, कोई भी पानी हो उसे बचा के रखना ही सूखा से बचाव का तरीका है। पेड़ पौधे लगाए, पर्यावरण को स्वच्छ रखें, ये सभी कारणों में से एक है। अब आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न का आपका पहला प्रश्न है बाढ़। यहाँ पे मेरे मित्र देखिएगा, क्वेश्चन है बाढ़, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। तो बिहार में बाढ़ की स्थिति जैसे कि जानते हैं, उत्तर बिहार जो है बाढ़ ग्रसित है और दक्षिण बिहार सूखा ग्रसित है। यानी कुल मिला के आपको बात करें तो उत्तर बिहार में बाढ़ ज्यादा आती है, कोसी नदी की देन है, और दक्षिण बिहार में बारिश नहीं होती जिसके कारण बारिश कम होती है, वहां पे सूखाग्रस्त एरिया माना भी जाता है। संपूर्ण भारत या विश्व में बिहार की बाढ़ का भयानक रूप अपना अलग स्थान रखता है। बिहार में कोसी नदी को बिहार का सुख भी बोला जाता है। इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा बता चुका हूं। अब देखिए इसकी विनिष्का तो इतनी भयावह होती है कि 2008 ईस्वी में आई बाढ़ से विश्व स्तर पर मदद लेनी पड़ी। बताइए कितना खतरनाक 2008 में हुआ था। इसमें बर्बादी का आंकड़ा भी लगाना मुश्किल हो गया था। 2008 ईस्वी में भारत नेपाल सीमा पर कुशहा के पास में तटबंध टूटने से आई बाढ़ ने भी कोसी की धारा ही बदल दी थी। इसके स्पष्ट होता है कि इस कारण स्पष्ट होता है कि बिहार के उत्तर में नेपाल है जो नदियों का मांस स्थल है। मतलब वहां से नदियां निकलती है और बिहार में ही प्रवेश करती है। नेपाल द्वारा छोड़े गए जल सबसे पहले बिहार में ही प्रवेश करता है, क्योंकि नेपाल से सटी हुई बिहार जो है, जो कोसी, कमला, गंडक आदि नदियों द्वारा अपना भयावह रूप लेती है और संकट उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो नदियां है कोसी नदी, अब कोसी नदी के बारे में एक बार और ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे मित्र, तो इसे अच्छे तरीका से आपको समझ में आएगा। अब देखिए कोसी नदी कैसे बहती है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको मैप के थ्रू हम आपको बताना चाह रहे हैं। प्यारे मित्र, ये जो है भारत का मैप है, आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, नेपाल को थोड़ा गौर से देखिए। नेपाल जो है आपका, ये रहा नेपाल, ठीक है प्यारे मित्र, ये रहा नेपाल आपका, और नेपाल से यहाँ से जो नदियां आती है फ्लो करती है। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, नदियां जो है नेपाल से ऐसे आती है, नेपाल से जो भी नदी है ऐसे ही तो आएगी।
और नेपाल से सबसे पहले बिहार में ज्यादा मात्रा में नदी आती है, यूपी में कम जाती है। ठीक है, तो नेपाल से बिहार में ज्यादा नदी आती है। और यहाँ पे देखिए दोस्त मेरे मित्र, यहाँ पे कोसी नदी ऐसे आती है, ऐसे आती है। और कोसी नदी जो है ऐसे आई और ऐसे 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 खूब मोड़ती है। मतलब ये समझ लीजिए कि कोसी नदी ऐसे 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 सांप जैसे ऐसे ऐसे सबसे अधिक मोड़ मार लेती है। अब मेरे मित्र ये समझिए मेरे दोस्त, यहाँ पे मान लीजिए कोसी नदी का पानी यहाँ पे बैराज बना है और ज्यादा मात्रा में पानी नेपाल छोड़ दिया, तो ये सबसे पहले यहाँ पे क्या करेगी, ठोकर मारेगी, यहाँ पे ठोकर मारेगी। अब जब यहाँ पे ठोकर मारेगी तो ये नेपाल के बॉर्डर पर बिहार का बॉर्डर है, ये टूट गया, तो ये पानी का स्तर कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। हम ये नहीं कहते नहीं जाएगा, इसमें भी जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में पानी इधर आ जाएगा, जिससे ये वाला जो क्षेत्र है मेरे भाई, ये पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। फिर ये पानी यहाँ पे ठोकर मारेगी। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे इधर बाढ़, इधर बाढ़, मतलब जहां जहां मोड़ ली वहां वहां पे वो बाढ़ लाई। तो दोस्त आप ये क्या समझे कि जो नेपाल से आती है कोसी नदी के बारे में ही मैं आपको समझा रहा हूँ। ये नदी जहां जहां पे मोड़ लेती है, जहां जहां पे मोड़ लेती है वहां पे बाढ़ लाती है। समझ गए आप? तो कोसी नदी के बारे में ये समझे आप कि कोसी नदी जहां पे मोड़ लेती है, कोई भी नदी हो, वो जहां पे भी मोड़ ले, वो जहां पे भी मोड़ लगी वहां पे क्या लेगी, बाढ़ लेगी। ठीक है, तो बाढ़ लाएगी। अब उसी मोड़ को दोस्त मेरे मित्र, ये जो मोड़ है आपका, सॉरी, ये जो आपका मोड़ है, इस मोड़ पे अगर और अच्छे से बांध ये बनाया गया होता तो ये नहीं टूटता, ये पानी को हिसाब से इसमें छोड़ा जाता। ठीक है, तो इसी के कारण से ऐसा हुआ था 2008 में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, जो कि इसे भी देख लेते हैं। अब देखिए इसमें 2 नंबर क्वेश्चन है, 2-3 है, 3 क्वेश्चन था। बाढ़ के कारणों एवं उसकी सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बाढ़ के कारण एवं उसकी सुरक्षा। यहाँ पे सुरक्षा है मेरे प्यारे मित्र, सुरक्षा संबंधी उपयोग का विशेष वर्णन करें। तो मेरे मित्र चलिए हम इसे देखने का प्रयास करते हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण अधिक जनसंख्या में जनमान की नुकसान होता है, जिसके कारण निम्नलिखित है। आप ऐसे लिखेंगे पॉइंट बना बना के कि तो आपको नंबर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मेरे मित्र, पहला कारण है नदियों से अधिक मात्रा में वर्षा जल के पहुंचने से बाढ़ आती है। दूसरा कारण है वर्षा जल के साथ में नदी की घाटी में मिट्टी के जमा होने के कारण बाढ़ आती है। अगला है वनस्पति की कटाई के कारण भी बाढ़ आती है, वो पानी को रोक नहीं पाता है। कमजोर तटबंध होते हैं जिसके कारण से पानी रुकता नहीं है और बाढ़ आ जाते हैं। बाढ़ से सुरक्षा संबंधी निम्न उपाय है। ये तो आप समझे कि बाढ़ कैसे आता है, किस कारण से आता है। अब इसका क्या उपाय हो सकता है। पहला उपाय है, आप पॉइंट बना के लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके। तो पहला कारण में लिखेंगे बाढ़ की सूचना प्राप्त होते ही उस क्षेत्र के लोगों को वहां से कहीं और स्थापित कर देना। दूसरा कारण है बाढ़ पूर्व की दवा, मतलब बाढ़ अगर आया हो या फिर आने की संभावना हो तो वहां पे जैसे कि जैकेट हो गया, तैरने वाले व्यक्ति हो गए, तैराक को वहां पे उपस्थित रखेंगे ताकि किसी प्रकार की क्षति न हो। ऊंचे स्थान पे चले जाएंगे। बाढ़ पूर्व की दवा, खाद, पेयजल की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। नदियों के तटबंध का निकासी मरम्मत होना चाहिए। सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत के मुहैया करानी चाहिए। वहां पे मानव समाज को इस दिशा में जागरूक करना चाहिए। बच्चों को स्विमिंग की, तैरने की, तैराकी की प्रशिक्षण भी देना चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हम। सूखा, यहाँ पे कर सूखा के कारण एवं इसके बचाव के तरीके का वर्णन करना है। तो मेरे मित्र यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सूखा होगा मुख्य रूप से, यहाँ पे देखिएगा ये मिस्टेक हो गया है, क्या करें, ज्यादा लिखना पड़ता है ना। मुख्य रूप से वर्षा की अत्यधिक कमी को सूखा कहा जाता है। अब सॉरी अत्यधिक कमी से, हाँ ठीक तो है। मुख्य रूप से वर्षा की अत्यधिक कमी को, मतलब ज्यादा कमी के कारण सूखा उत्पन्न होता है। इसके बचाव के लिए निम्नलिखित कारण बनाया गया है। ठीक है,
ये कई सारे कारण आपको बताए गए हैं, इसे ध्यान से देखेंगे। इसके बचाव के लिए निम्नलिखित कारण बताए गए हैं, इस कारण को अब देखेंगे। सुखाड़ के बचाव के लिए दो प्रकार के योजना आवश्यक है, दीर्घकालीन और लघुकालीन। अब यहाँ पे देखिएगा दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत इसमें क्या क्या चीजें हैं इसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे नहर, अच्छा तरह से नहर की सफाई होना, कुआं की सफाई होना, तालाब की सफाई होना, पाइपलाइन, ये जो चीजें हैं जिससे पानी के निकासी के लिए हम कर सके या फिर इकट्ठा कर सके। इससे होता क्या है मेरे मित्र कि मान लीजिए कि ये चीजें जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, पोखर हो गया या फिर आपका नहर हो गया, ये अगर साफ सफाई रहेगी तो यहाँ पे पानी को आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, डैम बना सकते हैं और बारिश ज्यादा मात्रा में हो गई तो उस पानी को आप आसानी से बाहर भी भेज सकते हैं। अगर यही नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए बाढ़ आ गया, बाढ़ आने का कारण तो यही है कि आपका जल स्तर बढ़ जाएगा। तो यानी जल स्तर तभी बढ़ता है जब वहाँ पे पानी निकासी नहीं हो। अगर पानी निकासी है तो पानी जल्दी से निकल जाएगा ना, तो वहाँ पे नदी भर चुकी होगी, नहर भर चुकेंगे, तो वहाँ पे पानी कैसे रुकेगा। और सूखा जब होती है तो बारिश के पानी को आप वहाँ पे तो इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ तालाब है तो बारिश होगी तो तालाब तो भरी रहेगी, लेकिन बारिश जब खत्म हो जाती है और सूखा जैसे समय आता है तो फिर भी आप देखते हैं तालाब में पानी थोड़ी बहुत रहती है। तो आप कितना खुश होते हैं कि चलो वहाँ पे पानी है, पंपी सेट लगा करके हम उस पानी को ले सकते हैं। तो आप उस दिन समझ में आता है। ठीक, आगे चलते हैं हम। लघुकालीन योजना के अंतर्गत देखिए क्या आता है। इसमें भूमिगत जल का संग्रह करना पड़ता है, वर्षा के जल का संग्रह आवश्यक होता है। ऊपर वर्णित दीर्घकालीन योजना द्वारा जल का संग्रह कर सूखा से बचा जा सकता है। और आगे बात करें हम लघुकालीन योजना में, जिसमें बोरिंग आता है, बोरिंग जो पंपी से हम कहते हैं, बोरिंग के माध्यम से जल निकाला जाता है और जिसे हम लोग कृषि करते मतलब सिंचाई करते हैं, ड्रिप सिंचाई या छिड़काव सिंचाई करते हैं। इसके द्वारा भूमि जल का उपयोग पारिस्थितिकी के अनुकूल किया जाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में भूमिगत जल का भी दोहन एक प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ही है। वर्षा का संग्रह पाइप के द्वारा, मतलब वर्षा का संग्रहण पाइप मतलब पाइप या फिर पैन के माध्यम से, पैन द्वारा एक बड़े टंकी में किया जाता है। भारत के कई राज्यों में इसका संग्रह कुंड या तालाब बना करके किया जाता है। वर्षा जल संग्रह तकनीकी सुखाड़ के दिनों में वरदान साबित होता है। दोस्त, मैं अपने आंखों से देखा हूं कि बहुत लंबा और बहुत गहरा भी, मतलब एक जगह है, एक फैक्ट्री की बात कर रहा हूं जिसमें बीकेटी कंपनी ऐसे सुने होंगे, तो एक टायर की कंपनी है। वहां पे मैं देखा भी हूं अपने आंखों से, वहां पे गया था एक बार तो देखा भी हूं कि वहां पे मतलब उस फैक्ट्री में, वैसे तो फैक्ट्री बहुत बड़ी है लेकिन वहां पे कई जगह बहुत गहरा और बहुत ऊंचा बांध बना करके पोखरा बनाया गया। पोखरा जिसे आप पोखरा नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा कुआं कहेंगे, बड़ा है। और उसमें पानी का संग्रह किया था, वो वर्षा के पानी को, और उसमें पानी बहुत साफ रहता है वर्षा के पानी। लेकिन जब बरसात खत्म हो जाती है तो उस पानी का यूज होता है। भूमिगत पानी वहां पे कम मिलती है तो उस पानी का यूज होता है उस फैक्ट्री के लिए। यहाँ तक कि उसे पीने के लिए भी उसका यूज किया जाता है रिफाइनरी करके। तो ये पानी का संग्रह करना बहुत ही जरूरी है मानव जाति के लिए। आपको भी करना चाहिए। आप कैसे करते हैं पानी का संग्रह? गांव में क्या करना चाहिए कि जो बरसात का पानी है उसे पाइपलाइन के माध्यम से नीचे पानी का पाइप गाड़ करके पानी जैसे आप निकालते हैं उसी तरह से उसके अंदर भेज दें। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि ये इतना मोटा पाइप नहीं लगा दे कि वहां पे मतलब पानी बहते बहते वहां पे ज्यादा मात्रा में वो सोख सके। छोटा छोटा पाइप लगाए, पतला पतला, ये ज्यादा मोटा नहीं, ताकि भूमि जो है आपका सलसला करके मतलब धस न जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, किसी से पूछ के ही लगाएंगे। जो अच्छा से जानकार हो, बड़े बुजुर्ग, वो बता सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपका जो क्वेश्चन है, आपका 3 दीर्घ उत्तरीय और आपका 7 लघु उत्तरीय, इन सभी प्रश्नों को कवर करा दिया है दोस्त। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं
कि यदि यह वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करेंगे प्यारे मित्र। और अगली वीडियो इसका 3 नंबर 4 5 6 तक है, तो 4 वीडियो और रह गई है, उसे भी एक करके मैं वीडियो को आपको अब तक पहुंचा दूंगा। और इस चैनल को अपना एक सपोर्ट जरूर दें, इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्त, अंत तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।